हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो जो है उसमें बहुत सारे स्टाफ नर्स के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में पूरे वीडियो में बने रहें और हमारे उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है वो है हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, दो पार्ट पहले मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। ठीक है, मैं उसका एक प्लेलिस्ट भी बना रखी हूँ। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन से कौन कौन क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 45 नंबर तक हम लोग पहले कर चुके हैं। तो 46 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा प्लासेंटा प्रीविया का लक्षण नहीं है। प्लासेंटा प्रीविया के बारे में मैं पहले आपको बताई हूँ कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से देख करके बता दीजिए कौन सा होगा। दर्द रहित रक्तस्राव होगा, या फिर ब्लीडिंग रिलेटेड बाहर निकलना, या फिर डार्क कलर ब्लीडिंग होती है, या फिर फीटल हार्ट रेट जो होता है उपस्थित होता है। तो कौन सा लक्षण है जो इसमें नहीं होता है। ठीक है, नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा लक्षण जो होता है वो नहीं होता है। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा डार्क कलर ब्लीडिंग। डार्क कलर ब्लीडिंग इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो भी ब्लड होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें डार्क कलर की ब्लीडिंग नहीं होती है। डार्क कलर का कब होगा, जब वो प्लासेंटा क्या होगा कि अंदर ब्लीडिंग बहुत देर तक रुकी रहेगी, तब होगा हमारा डार्क कलर का ब्लीडिंग। लेकिन क्या होता है, फ्रेश ब्लड आता है, एकदम ताज़ा ताज़ा ब्लड आता है उसी। तो ये होगा क्या, ये हमारा नहीं होगा। तो होगा कौन कौन सा, पेन होगा उसमें। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, पेन होगा। देखिए, प्लासेंटा प्रीवियम क्या होगा, पेन होगा। ब्लीडिंग रिवील्ड बाहर निकलती रहती है, मतलब कि जो फ्रेश ब्लड है वो बाहर निकलते रहता है। एफएचएस जो है वो क्या होगा कि सुनाई पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एब्रेप्टो प्लासेंटा का क्लिनिकल फीचर है। एब्रेप्टो प्लासेंटा पहले क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो एब्रेप्टो प्लासेंटा क्या होता है, एब्रेप्टो प्लासेंटा में होता है कि हमारा जो मदर का यूट्रस होता है वहाँ पे प्लासेंटा क्या होता है, एक पार्ट पे जा चिपका हुआ होता है। ठीक है, और वो से कनेक्टेड होता है, इस तरीके से कनेक्टेड होता है हमारे बेबी से। ठीक है, बेबी से कनेक्टेड होता है। लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो प्लासेंटा एब्रप्शन में क्या होता है कि प्लासेंटा जो होता है क्या होता है, बेबी के बाहर निकलने से पहले ही किसी भी कारण बस क्या होता है कि वो सेपरेट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है यूट्रस से। ठीक है, तो उसी को हम लोग एब्रेप्टो प्लासेंटा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये देखते हैं। इसका क्लिनिकल फीचर होता है, इसमें भी ब्लीडिंग होती है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग क्या होती है, कम, मतलब कि रुक जाती है, मतलब कभी कभी अंदर ही रह जाती है ब्लीडिंग, पता नहीं चलती है। इनर ब्लीडिंग होती है लेकिन इसमें पता नहीं चलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ट्रॉमा, मतलब अगर कोई चोट लग गया हो उसके वजह से होता है, और भी बहुत सारे रीजन है उसके वजह से होता है एब्रेप्टो प्लासेंटा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इतना डिस्कस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे और क्या उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन में, दर्द युक्त रक्तस्राव होता है, डार्क कलर का रक्तस्राव होता है, या फिर रिवील्ड कॉन्सील्ड और मिक्स टाइप का होता है, हो सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सभी। और इसका देखिए 3 टाइप भी होता है, देखिए इसमें दे रखा है। ठीक है, इसका 3 टाइप होता है। एक तो होता है रिवील्ड टाइप का। ठीक है, रिवील्ड होता है। उसके बाद एक क्या होता है, सेकंड होता है, देखिए इसमें भी दे रखा है, कॉन्सील्ड होता है। और उसके बाद मिक्स्ड होता है। रिवील्ड में क्या होता है, रिवील्ड में जो भी ब्लड होते हैं वो क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे ही सेपरेट होता है प्लासेंटा, वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, रिवील्ड में बाहर आ जाते हैं, रिवील्ड में। ठीक है, और क्या होता है कि देखिए, और जब कॉन्सील्ड में क्या होता है, कॉन्सील्ड में क्या होता है कि ब्लड जो होते हैं वो ब्लड होते हैं अंदर ही, इंटरनल ब्लीडिंग होता है लेकिन वो बाहर नहीं आता है, वो अंदर ही रह जाता है, वो ब्लड क्या होता है, अंदर रह जाता है। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में होता है कि कुछ ब्लड जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और कुछ ब्लड जो होता है वो अंदर ही रह जाते हैं, उसको मिक्स्ड बोलते हैं। तो ये था हमारा 47 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर था हमारा ये, उपयुक्त सभी। अब 48 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एब्रेप्टो प्लासेंटा का क्लिनिकल फीचर नहीं है। कौन सा ऐसा फीचर है जो कि एब्रेप्टो प्लासेंटा का फीचर नहीं है, क्लिनिकल फीचर मतलब कि उसका लक्षण नहीं है। ठीक है, साइन सिम्टम।
तो इसमें हो जाएगा गर्भाशय मुलायम तथा सॉफ्ट एंड रिलैक्स होता है, या फिर गर्भाशय तनावयुक्त कठोर और रिजिड होता है, या फिर ब्लीडिंग रिवील्ड कंसल्ट तथा मिक्स टाइप की हो सकती है। एफएसएच सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। तो क्या होगा क्लिनिकल फीचर इसमें कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, सॉरी इसमें देखिए दे रखा है कि कौन सा क्लिनिकल फीचर इसमें नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, तो ये इसमें क्या होता है सॉफ्ट एंड रिवील्ड, गर्भाशय क्या होता है सॉफ्ट एंड रिवील्ड नहीं होता है, ठीक है, सॉफ्ट एंड रिवील्ड होता है, नहीं इसमें नहीं होता है सॉफ्ट एंड रिवील्ड, ठीक है। तो ये था हमारा 48 नंबर। अब 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्या बोल रहा है, तो 11 सप्ताह पर डाउन सिंड्रोम के डायग्नोसिस हेतु बेस्ट असेसमेंट टेस्ट है। 11 सप्ताह पर कौन सा है जो डाउन सिंड्रोम का डायग्नोस्टिक बेस्ट असेसमेंट टेस्ट है, कौन सा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में, एमिनोसिंथेसिस या फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड या फिर कोरियोनिक वीलस सैम्पलिंग या फिर से है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा इसका सही आंसर। 11 वीक है, 11 वीक्स पे डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस के लिए कौन सा असेसमेंट करते हैं, बेस्ट असेसमेंट क्या माना जाएगा, तो बेस्ट असेसमेंट हमारा माना जाता है कोरोनिक वीलस सैम्पलिंग। तो आइए देखते हैं कोरोनिक वीलस सैम्पलिंग क्या होता है। कोरोनिक वीलस सैम्पलिंग क्या होता है कि इसमें प्लासेंटा का जो टिश्यू होता है और जो भी टिश्यू होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, ये मतलब देख लेते हैं, निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं उसमें, ठीक है, कि वो इसमें किसी भी प्रकार का क्या कॉन्जेनाइटल डिजीज़ वगैरह तो नहीं है बच्चे में, उसके लिए इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। जेनेटिक टेस्ट करने के लिए या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह क्रोमोसोमल टेस्ट करने के लिए, है ना, इस टेस्ट को करते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका सही आंसर। तो ये होगा इसका सही आंसर सी नंबर, ठीक है। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एब्रेप्टोप्लासेंटा संबंधित है, एब्रेप्टोप्लासेंटा किससे संबंधित है, एपीएच, पीपीएच, इक्लेम्शिया या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, किससे संबंधित है। तो एब्रेप्टोप्लासेंटा कब होता है, तो हमारा एपीएच के टाइम में होता है, एंटीपार्टम हैमरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस एपीएच में ये क्या है, दो तरह का एक मतलब प्रॉब्लम है, जिसमें एक एब्रेप्टोप्लासेंटा आता है और एक आता है हमारा प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है, एपीएच से संबंधित है, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 53, एडवर्ड सिंड्रोम किसके कारण होता है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये तो आप सब ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ ईजी, कुछ थोड़ा सा हार्ड, कुछ बहुत हार्ड। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि ये इतना हार्ड क्वेश्चन या फिर इतना इजी क्वेश्चन है, क्यों करवा रही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे। एक इसी तरीके का सेट किया जाता है ताकि कुछ क्वेश्चन सारे बच्चे कर ले, कुछ क्वेश्चन वही करे जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, और कुछ क्वेश्चन वही कर पाएंगे जो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, डीपली पढ़े हैं, है ना। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है ना। तो इसका क्या होगा, ए नंबर होगा ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 18 क्रोमोजोम के वजह से क्या होता है हमारा, ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। अब डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो डाउन सिंड्रोम के बारे में बता दीजिए, किसकी वजह से होता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो हमारा ट्राइजोमी 21 की वजह से होता है हमारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको मैं बता दी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 18, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस उम्र का बच्चा जो है भोजन चबाना शुरू कर देता है। ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। किस उम्र का बच्चा भोजन चबाना शुरू कर देता है, तो एटलीस्ट 6 से 7 मंथ में, क्योंकि हम लोग उसको देते हैं ना, करवाते हैं ना, अन्य वाला कुछ ये करवाते हैं। तो उसमें क्या होगा 7 मंथ में होता है कि स्टार्ट कर देता है, ठीक है, चबाना। इसलिए हम लोग 6 मंथ से क्या करते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं उन लोग को थोड़ा ये हल्का फुल्का खाना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये था हमारा 52। अब 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेपेटोमेगाली, फेशियल ओडीमा, जुगुलार वेन का एनलार्जमेंट एवं पैरों में सूजन आदि बीमारी के लक्षण हैं। तो इसका क्या होगा, तो हेपेटोमेगाली मतलब क्या हुआ, लीवर जो है उसमें क्या होगा हमारा स्वेलिंग हो गया, ठीक है, हेपेटोमेगाली स्वेलिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद फेशियल एडीमा हो गया, फिर जुगुलार वेन का एनलार्जमेंट हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर देखिए, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर, या फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, या फिर दोनों तरफ के हार्ट फेलियर, या फिर एंजीना पेक्टोरिस। तो इसमें क्या होता है,
इसका सही आंसर होगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर। जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है हमारा हेपेटोमेगाली होता है, ठीक है। उसके बाद फेशियल एडिमा, फेस पूरा फूल जाएगा। जुगलार वेन का इन्लार्जमेंट, हमारा जो जुगलार वेन है उसका इन्लार्जमेंट हो जाता है, पैर वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। अब एंजीना पेक्टोरिस के बारे में थोड़ा बता देते हैं। एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है, तो हमारा जो चेस्ट होता है उसमें पेन होने लगता है, ठीक है, उसी को हम लोग एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारे जो चेस्ट में होती है वो पेन होने लगती है, ठीक है, उसी को एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सही हमारा इसका आंसर क्या होगा, एक सेकेंड, ये बी ए नंबर हुआ, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख करके पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि हाँ इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा या इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में एक्यूट रूमेटिक फीवर का सबसे प्रमुख कारण क्या है। बच्चों में एक्यूट रूमेटिक फीवर का सबसे मेन कारण क्या है, ठीक है। सबसे मेन कारण है हमारा ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों में होने वाला सबसे मेन कारण है। ऐसे ये एडल्ट में भी यही कारण है, लेकिन ये बच्चों में भी यही कारण होता है, ठीक है। तो एडल्ट में भी है तो आप मार सकते हैं इसको, ठीक है, कि बीटा ए ये हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उसको कर सकते हैं आंसर, ठीक है। ये था हमारा 54 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एज ग्रुप में रूमेटिक फीवर सबसे कॉमन होते हैं। सबसे कॉमन रूमेटिक फीवर में कौन सा होता है, तो सबसे कॉमन किस एज में जो होता है रूमेटिक फीवर सबसे कॉमन होता है, तो हमारा 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है रूमेटिक फीवर क्या होता है, बहुत ही ये जो होता है कॉमन होता है, ठीक है। 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्यूट रूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए गाइडलाइन सर्वप्रथम किसने बताई थी, ठीक है। तो रूमेटिक फीवर क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग रूमेटिक फीवर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका जो भी साइन सिम्टम है या फिर काउजेज़ है, क्लिनिकल फीचर्स है, जो भी है सारा कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं। इसमें से कुछ 1-2 सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, डॉक्टर डक्टी जोन्स जो होते हैं उन क्या होते हैं, ये जो था वो डायग्नोसिस के गाइडलाइन सर्वप्रथम इन्होंने बताया था, ठीक है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो डॉक्टर टी जोन्स के अनुसार एक्यूट रूमेटिक फीवर घोषित करने का न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है। डॉक्टर टी जोन्स जो थे उनके अनुसार एक्यूट रूमेटिक फीवर को एक घोषित करने का उसका क्राइटेरिया क्या था, तो एक मेजर या दो माइनर साइन की उपस्थिति। एक मेजर साइन मतलब एक जो क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सिम्टम होगा, ऐसा एक सिम्टम होगा जिसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, बहुत ज़्यादा होगा मात्रा में, और 2 ऐसे साइन होंगे जो थोड़ा सा मतलब मेजर होंगे, कम होंगे, ठीक है। मेजर और माइनर इस तरीके का 2 दिखेगा, ठीक है, सिम्टम। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 58 नंबर क्वेश्चन में, फोटोथेरेपी में कितनी ट्यूबलाइट्स का यूज़ किया जाता है। फोटोथेरेपी में कितने ट्यूबलाइट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बताइए कितने तरह का ट्यूबलाइट का यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा 6 to 8 ट्यूबलाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फोटोथेरेपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये और इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इस चैप्टर को, इस जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है, 6 to 8 होगा। हेपेटाइटिस वी वैक्सीन कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। हेपेटाइटिस वी जो है वो कितने टाइम के लिए करती है सुरक्षा प्रदान, तो ये हमारा हो जाएगा 3 to 5 वर्ष। 3 to 5 ईयर के लिए हेपेटाइटिस वी क्या करती है, हमारा हमको जो होता है हेपेटाइटिस से क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। उसके बाद अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉलेरा का कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। कॉलेरा जो होता है हमारा, जो कि जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई भी आंसर कर सकते हैं इजीली, है ना। तो इसका क्या होगा, सही आंसर बी होगा, संक्रमित पानी और भोजन। कॉलेरा क्या होता है, गंदे पानी वगैरह से फैलता है, या फिर गंदे तरीके से रहने से, या गंदे तरीके के भोजन खाने से, है ना, ये सबसे फैलता है हमारा कॉलेरा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी। हिंद कुष्ठ निवारण संघ ये हमारा
कम्युनिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंद कुश संध निवारण का कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1950 में। क्या हुआ था? 1950 में हिंद कुश निवारण संघ की स्थापना हुई थी। और ये सब डेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। ये सब डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सब तो एक लाइन का क्वेश्चन है, बस आप अगर आपको याद होगा तो आप इजीली कर सकते हो। देख कर एक मिनट लगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा करने में, है ना। तो ये सब क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेना एक बार। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन में, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारा हुई थी 1939 में हुई थी, ठीक है। 1939 में क्या हुआ था? 1939 में हमारा टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कब सेटअप किया गया था? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस था, उसका सेटअप कब किया गया था? तो ये किया गया था 1926 में किया गया था, ठीक है। 1926 में किया गया था, ये था हमारा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, यूनिसेफ कब स्थापित किया गया था? ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है यूनिसेफ वाला वो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से सवाल बन सकता है और ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसका डेट अच्छे से याद रखिएगा। इसका क्या होगा? 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? यूनिसेफ का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये था हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। अब 65 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फूड, तो ये इसका आंसर होगा ए नंबर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित किया गया हुआ था? तो फूड एंड एग्रीकल्चर का स्थापना कब हुआ था हमारा? 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 16 अक्टूबर 1945 को हमारा क्या हुआ था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। तो देखिए 1645 में किया गया था फूड एग्रीकल्चर का, यूनिसेफ का 1945 में, और 1946 में किया गया था हमारा यूनिसेफ का, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से, ये समय क्लीन कर दे रही हूँ 1 मिनट। तो अब बोल रहा है 66 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है ना। और इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, फिर इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, या फिर डेट ऑफ डेथ कब था, ये सब भी आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इससे रिलेटेड, जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, जिससे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, कॉन्डम की फेलियर रेट प्रति 100 महिलाएं प्रति वर्ष है। मतलब कॉन्डम का फेलियर रेट कितना है 100 प्रति महिलाओं के प्रति वर्ष कितना होता है? मतलब एक वर्ष में कितना महिलाएं जो होती है 100% में कितना परसेंट जो होता है वो फेलियर रेट है। तो इसमें हो जाएगा 14% क्या होता है कि फेलियर रेट होता है, ठीक है। 14 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट 60, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो निम्नलिखित में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? इसमें से कौन है जिसमें कि कोई मतलब एक जो है वैक्सीनेशन वाला जो शेड्यूल है उसमें नहीं आता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सारणी को कोई टीका नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसमें टीबी तो आता ही है, पोलियो भी आता है हमारा, मीजल्स भी आता है, तो हमारा टाइफाइड का जो है वो वैक्सीन नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइफाइड होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणीय कमी से होने वाला रोगी नहीं है, ठीक है। रोग नहीं है, कौन सा जो होता है वो न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला क्या है, नहीं है। तो इसमें देखिए मरासमस हो जाएगा, या क्वाशीरकर होगा, या फिर कोलीलिथियासिस हो जाएगा, या स्कर्वी हो जाएगा। तो मैं मरासमस और क्वाशीरकर के बारे में पहले जो न्यूट्रिशन वाला वीडियो बनाई हूँ उसमें मैं अच्छे तरीके से काफ़ी एक्सप्लेन करके इस सभी टॉपिक को काफ़ी एक्सप्लेन करके बहुत सारे MCQs भी इस पर करा चुकी हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि
न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या फिर माल न्यूट्रिशन क्या है हमारे बिहार में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इसलिए माल न्यूट्रिशन जो है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग वो वीडियो जा कर के, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोलीलिथिएसिस होगा, जो कि माल न्यूट्रिशन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शोर को किससे नापा जाता है, शोर जो होता है उसे किससे नापा जाता है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको डेसिबल में नापा जाता है ना। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह वयस्क में विटामिन सी की प्रतिदिन की आवश्यकता क्या है। एक वयस्क जो होता है उसमें विटामिन सी कुल एक दिन में कितना लेना चाहिए। तो एक दिन में कितना लेना चाहिए हमारा 40 से 50 mg। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, ठीक है, 40 से 50 mg लिया जाना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। विटामिन सी की कमी से हमारा क्या होता है, विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी होता है। और मैं विटामिन सी के बारे में भी आप लोग को पहले वाले वीडियो में अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन जो है वो चैप्टर पूरा सिलेबस में ऐड करा गया है ना, तो न्यूट्रिशन से यही सब इसी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब 73 नंबर क्वेश्चन, यह वयस्क में विटामिन सी की प्रतिदिन की आवश्यकता है। एक वयस्क जो है उसमें विटामिन सी, तो वही था, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्योंकि 40 से 50 नहीं दे रखा है तो 40 से 60 mg करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे ग्राम दे रखा है और यहाँ पे mg दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे mg में करेंगे, ग्राम में नहीं करेंगे। ग्राम इसीलिए कन्फ्यूज़ करने के लिए बच्चों को देखिए दे रखा है किस तरीके से, ग्राम में दे रखा है और mg में भी दे रखा है। तो हम लोग क्या आंसर करेंगे इसमें 40 से 60 mg, ठीक है, ये आंसर होगा 40 से 60 mg। अब हम लोग देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, थायमीन की कमी से क्या होता है। थायमीन जो है उसकी कमी से क्या होता है। थायमीन की कमी से हमारा क्या होता है, तो थायमीन की कमी से हमारा होता है वेरी वेरी होता है, क्योंकि क्या होता है विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, और विटामिन B की कमी से वेरी वेरी होता है। ये सब हम पहले ही अपने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ना मैं बोली थी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। न्यूट्रिशन शब्द का क्या अर्थ होता है। न्यूट्रिशन शब्द का क्या अर्थ होता है, नरिश करना, किसी को पोषण प्रदान करना, है ना, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन को परिभाषित क्या आता है, न्यूट्रिशन का क्या परिभाषा है, डेफिनेशन क्या हो सकता है। इसका सही आंसर भी होगा साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। यह क्या होता है, साइंस ऑफ फूड, यह क्या होता है, फूड होता है साइंस का, एक विज्ञान का फूड है, एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, मतलब इसका जो रिलेशन है वो किससे, हेल्थ से है, हेल्थ को प्रमोट करने से है या फिर हेल्थ को बनाए रखने से है ना, तो इसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भोजन 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, काफ़ी एक्सप्लेन करके अच्छे से बता चुकी हूँ। तो क्या होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है और हमारा जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, हमारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि हमारा जो फैट होता है वो कितना देता है, 9 किलो कैलोरी देता है ना। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि यह बोल रहा है 4 किलो, तो ये ए और सी दोनों होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन डाइट में टोटल कैलोरी की कितनी प्रतिशत मात्रा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। मतलब टोटल जितना हम लेते हैं, मान लें अपने 100% अपने बॉडी में मतलब पूरा एनर्जी लिए, उसमें से कितनी मात्रा है जो कैलोरी है, कैलोरी कितनी मात्रा है, प्रोटीन होगी ना, प्रोटीन कुछ मात्रा में होगा, कुछ कैलोरी होगा, कुछ फैट होगा, कुछ विटामिन्स होंगे, तो उसमें से कैलोरी बोल रहा है कि कितनी मात्रा में होती है। तो ये हमारा 65 से 70% तक, मतलब एक देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि कितना कितना होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा 65 से 70% तक क्या होता है कि हमारा टोटल कैलोरी होना चाहिए, है ना, एक इंडियन डाइट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, मात्रा होनी चाहिए हमारे टोटल कैलोरी का, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को, तो एक बार लाइक कर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहे, और ताकि आप लोग भी एग्ज़ाम में बैठे तो अच्छे से कर सके क्वेश्चंस को, ठीक है। थैंक यू सो मच।